नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं पंजाब के मोहाली की खबर से, जहां सोमवार शाम 7:45 बजे रॉकेट चालित ग्रेनेड से पुलिस इंटेलिजेंस ऑफिस पर हमला किया गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है कि पंजाब पुलिस ने फरीदकोट से निशान सिंह नाम के एक युवक को हिरासत में लिया है। माना जा रहा है कि इस शख्स ने हमलावरों को लॉजिस्टिक्स यानी हमले से जुड़ा सामान मुहैया करवाया था। निशान सिंह से पूछताछ जारी है। इसके अलावा पंजाब के अलग अलग इलाकों से 2 और शख्स हिरासत में लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में पंजाब पुलिस जल्द ही पूरी साजिश का खुलासा करेगी। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, निशान सिंह जो शख्स हिरासत में लिया है वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हमलावरों की पहचान क्या अभी तक हो पाई है, कितनी संख्या में थे, कौन थे और इस हमले का मकसद क्या था? देखिए, जो हमला करने वाले हैं उनको पंजाब पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है और इस मामले में निशान सिंह नाम के शख्स को फरीदकोट से पकड़ा गया है। निशान सिंह वो शख्स है जिसने इस हमले के लिए लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराया था। इसके अलावा जो हमलावर हैं उनके बारे में भी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी पंजाब पुलिस को मिल गई है। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को राउंड अप किया है और उससे पूछताछ चल रही है और बहुत जल्दी ही पंजाब पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा कर सकती है। ये हमला सोमवार रात को हुआ था, जिसमें पंजाब पुलिस का जो इंटेलिजेंस विंग का हेडक्वार्टर है उसकी 3री मंजिल पर कोई चीज बाहर से आई और उसने दीवार और खिड़की को हिट किया, जिसमें पूरी खिड़की टूट गई थी। दीवार में भी काफी ध्वस्त हुआ, उसमें डैमेज हुआ था और हालांकि उस कमरे में कोई था नहीं, इसीलिए कोई घायल नहीं हुआ था। अगर कोई होता तो शायद नुकसान हो सकता था। इसके बाद पंजाब पुलिस ने एक SIT इस पूरी जांच के लिए बनाई थी। SIT इस मामले की जांच कर रही थी और SIT ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें निशान सिंह को पकड़ा है। हालांकि अभी निशान सिंह का बैकग्राउंड क्या है, वो किस संगठन से जुड़ा है, ये भी साफ नहीं है। ये पंजाब पुलिस बताएगी, लेकिन एक बड़ी कामयाबी है कि इस केस को क्रैक कर लिया गया है। जी बिल्कुल। और यहाँ मुकेश, सवाल ये भी है कि पुलिस के खुफिया विभाग का काम पूरे पंजाब से जुड़ी खुफिया जानकारी रखना है, लेकिन उसकी इमारत पर ही हमला हो गया और उसे भनक तक नहीं लगी। बेहद गंभीर मामला है। देखिए, बिल्कुल इसमें कई एंगल सामने आ रहे हैं। पहला तो ये है कि जिस तरह से रिसेंट टाइम में, अभी हाल के समय में पंजाब में अलग अलग इलाकों में विस्फोटक मिले हैं या टेररिस्ट पकड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस हमले के जो तार हैं वो खालिस्तान से जुड़ रहे हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है, उसका भी हाथ बताया जा रहा है। तो काफी प्लान वे में हमला किया गया और यही कारण है कि जो इंटेलिजेंस विंग है उसको ये भनक नहीं लग पाए कि उनके हेडक्वार्टर पर ही हमला होने वाला है, जिसका काम पूरे प्रदेश में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है। तो अभी इस मामले को लेकर जो SIT है वो जांच कर रही है और किन किन लोग इसमें, कौन कौन लोग शामिल थे इसमें, इसकी पूरी जो जांच है वो की जा रही है। और निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि आज या कल में पंजाब पुलिस इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा कर देगी। जी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा। देखते हैं कि क्या कुछ इसमें खुलासा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सिंह सेंगर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो मोहाली के जिस पुलिस इंटेलिजेंस ऑफिस पर हमला हुआ उसके आसपास रिहायशी इलाका है। इस हमले के बाद पंजाब, जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, ऐसी घटनाओं ने सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट। मोहाली में पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा के 3रे मंजिल के दफ्तर की टूटी हुई खिड़कियां। हमले में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के इस्तेमाल ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल आतंकवादी करते हैं। ये आया कहां से? पाकिस्तान या यूं कहें अफगानिस्तान, जहां दशकों से तालिबान इसका इस्तेमाल कर रहा है। जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शा नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। पंजाब सरकार ने शुरू में इसके पीछे आतंकवादी हरकत के शक को गलत ठहरा दिया था। प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो TNT लग रहा है और हम इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व करें।
करनाल में आईईडी के साथ 4 संदिग्धों के पकड़े जाने के महज 3 दिन बाद और चंडीगढ़ की बुरैल जेल में एक एक्सप्लोसिव डिवाइस मिलने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद ये घटना हुई है। पिछले 6 महीनों में राज्य में इसी तरह के 3 हमले पुलिस और सेना से जुड़े संस्थानों पर हुए हैं। पिछले साल 7 नवंबर को नवांशहर में एक थाने पर ग्रेनेड फेंका गया। 21 नवंबर को पठानकोट में छावनी के पास बाइक पर बैठे लोगों ने ग्रेनेड फेंका और इस साल 9 मार्च को नूरपुर बेदी नंगल रोड पर रोपड़ में एक पुलिस चौकी पर हमला किया गया। तीनों ही हमलों में कोई जख्मी नहीं हुआ। हमले ने राजनीतिक तौर पर हलचल मचा दी है। विपक्ष के नेता आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और पंजाब में कानून व्यवस्था की हालात बिगड़ने के आरोप लगा रहे हैं। I urge the Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji. गृह मंत्री अमित शाह से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों को शामिल करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार इस मामले को संभालने में सक्षम नहीं है और ना उसका ऐसा कोई इरादा है। पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि सरहद के उस पार से पंजाब में नशे, हथियार और आतंकवादियों को किसी न किसी तरह से भेजकर यहाँ का माहौल खराब किया जा सके। पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने भी कई बार उनकी इस कोशिशों को नाकाम भी किया है, लेकिन पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर पर आरपीजी द्वारा हमला करवाना कहीं न कहीं राज्य की पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मोहाली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को सही माना है और कोर्ट से कानून के मुताबिक सजा देने की मांग की है। एनआईए कोर्ट अब यासिन मलिक की सजा पर 19 मई को सुनवाई करेगा। यासिन मलिक पर गैर कानूनी गतिविधि, देश के खिलाफ युद्ध और आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोप लगाए गए हैं। आतंकवाद से जुड़ा यह मामला 2017 का है। वहीं इस मामले में यासिन मलिक के अलावा हाफिज सईद, शब्बीर शाह, मशर्रत आलम, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, मोहम्मद यूसुफ शाह सहित कई और कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह से जुड़े कानून के सिलसिले में सरकार से पूछा है कि जब तक सरकार ब्रिटिश दौर से चले आ रहे इस कानून की समीक्षा कर रही है, तब तक क्या इस कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार को आज तक का समय दिया गया है, जिस पर सरकार को जवाब देना है। इससे पहले सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसने इस कानून की समीक्षा का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह से जुड़ी आईपीसी की धारा 124A की वैधता को चुनौती देने से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार इस कानून के दुरुपयोग को लेकर चिंता जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ राजद्रोह के कानून के तहत केस दायर किया गया है या भविष्य में किया जा सकता है, क्या उनके हितों को देखते हुए समीक्षा पूरी होने तक इस कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। दिल्ली में एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा कल दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी इलाके में। यहां भी ये बुलडोजर गरीबों की रेड़ी पटरी वालों पर ही चला। इसमें सब्जी बेचने वाली एक महिला की पुरानी दुकान भी शामिल है, जिसका रो रो का बुरा हाल है। उसका दावा है कि बिना नोटिस दिए उसकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया उससे हमेशा के लिए छीन लिया गया। मंगलवार को एमसीडी के बुलडोजर फुटपाथ पर लगी रेडी पटरियों पर चलते रहे और गरीब बेबस देखते रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच एमसीडी का बुलडोजर बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में पहुंचा। यहां वाई ब्लॉक में करीब 200 मीटर के दायरे में सड़क के दोनों तरफ बनी दुकानों को तोड़ने और रेहड़ी पटरी वालों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। एक बार आप देखो, ये बताओ। इसी बीच इलाके के एमएलए मुकेश अहलावत बुलडोजर के सामने लेट गए, लेकिन उन्हें हटाकर कार्रवाई चलती रही। इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव है एमसीडी की तरफ से और हाई कोर्ट मॉनिटर करती है। उसके लिए हमने प्रॉपर फोर्स लगाई है। यहाँ पे वाई ब्लॉक में हो रही है, जिसमें 80% तो पहले ही रिमूव करा दिया था। लोगों को हमने मीटिंग करा के एसीपी एसएचओ साहब ने मीटिंग करके उनको कहा था कि आप हटा दीजिए, पहले ही हटा लीजिए। तो उन्होंने काफी हमारा सपोर्ट किया, उठा ली है। जो मेन जो परमानेंट स्ट्रक्चर थे उसके लिए जेसीबी आई थी और वो भी ऑलमोस्ट अभी हो चुका है। लोग इस तोड़फोड़ का विरोध ना कर पाए, इसलिए कॉलोनी के सभी गेटों पर ताले लगाकर लोगों को अंदर ही बंद कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि ये जो कुछ लोग यहाँ
पोजीशन में थे या कब्जा किए हुए थे, वो 93 से हैं और एमसीडी का चालान वगैरह थे। मेरा सवाल ये है कि अगर 93 से है तो ऐसे लोगों को यहाँ पर रहने क्यों दिया गया? ऐसे लोगों को रहने क्यों दिया गया? आपने पहले आप सेटल करते हो, लोगों को बसाते हो और फिर उजाड़ते हो, ऐसा क्यों है? आपने कोई नोटिस नहीं दिया, इनको कोई रिहेबिलिटेट नहीं कर रहे हैं आप। और फिर एक सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि ये चूज एंड पिक वाला सवाल है। चूज एंड पिक वाला क्या सवाल है कि आप देख लो, अगर कैमरा उधर दिखाओ तो ये पूरी रोड जो है, पूरी रोड इंक्रोचमेंट जो है, इसकी सफाई होनी चाहिए। बुलडोजर पूरी रोड पे चलने चाहिए, ये आधे रोड पे क्यों चला है? बिंदु नाम की इस महिला की यहाँ पर सब्जी की बहुत पुरानी दुकान थी। बिना नोटिस दिए हुए उसे तोड़ दिया गया। महिला का रो रो कर बुरा हाल है। क्या हुआ है? क्या हमारा सारा दुकान तोड़ दिया। अच्छा, किसकी दुकान थी आपकी? किसकी दुकान थी? मेरी थी। किस चीज की दुकान थी? क्या? धनिया मिर्ची टमाटर का है। कब से कर रहे थे आप दुकान? कब? ये 45 साल हो गया। अच्छा, हम यहीं के बच्चे हैं, बाहर के नहीं है। कोई नोटिस दिया था एमसीडी ने? ना, कल आके बताया था आपने ये छप्पर हटा लो, हमने हटा दिया। अच्छा, फिर भी तोड़ दिया? फिर भी सब कुछ तोड़ दिया। मेरे रहती भी थी, इसी में बना के खाती पीती, इसी में गुजारा करती थी। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ मैं? वहीं जब एमसीडी के बुलडोजर कड़ी सुरक्षा में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचे तो पहले ही रेडी पटरी वालों ने अपना सामान हटा लिया था। एमसीडी को यहां सिर्फ कूड़ा कबाड़ा ही मिला, लेकिन यहां एक घर से अतिक्रमण हटाते वक्त एक पेड़ पर बुलडोजर चल गया और पेड़ गिर गया। यहाँ पर जो कोठियां हैं, कोठियों के आगे जो भी इंक्रोचमेंट हुआ है उसको भी एमसीडी के बुलडोजर ढहा रहे थे। उसी बीच ये पेड़ भी एमसीडी के बुलडोजरों ने यहाँ पर ढहा दिया। एक पूरा बड़ा पेड़ था जो यहाँ पर गिरा हुआ आपको नजर आएगा। पेड़ गिरने पर सियासत भी तेज हो गई है। इलाके के आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने एमसीडी के खिलाफ पेड़ काटने को लेकर शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब बात दिल्ली की सड़कों की करें तो यहाँ के नाम बदलने की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के मुताबिक मुस्लिम शासकों के नाम की सड़कों के नाम बदले जाने चाहिए। दिल्ली बीजेपी प्रमुख आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी को चिट्ठी लिखकर तुगलक रोड, अकबर रोड, औरंगजेब लेन, हुमायूं रोड और शाहजहां रोड के नाम बदले जाने की मांग की है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये अकबर रोड है, ताकतवर लोगों की दिल्ली का हिस्सा। यहां वो लोग रहते हैं जो देश चलाते हैं। बीजेपी चाहती है कि ये अकबर रोड ना रहे, महाराणा प्रताप रोड बन जाए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नई दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखकर दिल्ली की 5 सड़कों का नाम बदलने की मांग की है। बीजेपी के मुताबिक ये सड़कें गुलामी का प्रतीक हैं। बीजेपी का सुझाव है कि तुगलक रोड का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह मार्ग, अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड, औरंगजेब लेन का नाम बदलकर अब्दुल कलाम लेन, हुमायूं रोड का नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि रोड, शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन सिंह रावत रोड रख दिया जाना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो लुटियन जोन है, वहां की सड़कों के नाम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखे। और यही नहीं, दिल्ली के जिन 40 गांव के नाम जो विदेशी आक्रांताओं के समय वो नाम बदले गए, उसकी आवाज भी हमने उठाई है और उन नामों में एक गांव का नाम भी परिवर्तन जनता ने किया है। मगर आदेश गुप्ता ने इस पत्र को लिखने से पहले सही से जांच पड़ताल नहीं की। उन्होंने एक बड़ी गलती करते हुए पत्र में लिखा कि देश गुरु गोविंद सिंह का 400वां प्रकाश वर्ष मना रहा है, जो गलत है। देश इस साल गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव मना रहा है। इस गलती पर आदेश गुप्ता को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होना पड़ा। बाद में इस गलती को सुधारा गया। बीजेपी चाहती है कि इस शाहजहां रोड का नाम भी बदला जाए। ये वही शाहजहां हैं जिन्होंने ताजमहल बनाया, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, और करोड़ों लोग विदेशों से यहाँ पर हर साल उस ताजमहल को देखने आते हैं। और न्यू इंडिया में इस तरीके की बातें हो रही हैं कि नाम बदल दिए जाएं। न्यू इंडिया में बातें होनी चाहिए कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले, सड़क, बिजली, पानी की बात कैसे हुए। भारत विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और यहाँ पर सड़कों के नाम बदलने की सियासत में दिल्ली की बीजेपी व्यस्त है। सहयोगी आजम के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
कांग्रेस अपना कायाकल्प करने की कोशिश में है। उसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नजर 2024 के जनरल इलेक्शन पर है। 13 मई से राजस्थान के उदयपुर में 3 दिन का चिंतन शिविर होने जा रहा है। इसमें पार्टी खेती किसानी से लेकर राजनीतिक मुद्दों तक पर चर्चा करेगी, लेकिन सबसे अहम है संगठनात्मक मजबूती को लेकर उठाए जाने वाले कदम। इसके लिए पार्टी में एक ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें एक परिवार को एक टिकट देने की भी बात कही गई है। सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार को इस प्रस्ताव से छूट मिलेगी? ये समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। एक परिवार में एक ही टिकट, क्या सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी की कांग्रेस कोई ऐसा प्रस्ताव मंजूर कर सकती है? ये प्रस्ताव उदयपुर में चिंतन शिविर के लिए एजेंडा सेट करने के लिए बनाई गई 6 कमेटियों में से एक की ओर से आया है। औपचारिक तौर पर इस पर पार्टी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये कयास भी लग रहा है कि अगर ये नियम आया तो गांधी परिवार को इससे छूट हो सकती है। ऐसे सुझाव जहां तक संभव होता है पूरे किए जाते हैं। जहां तक गांधी परिवार का सवाल है, उन पर शायद ये लागू नहीं होंगे, क्योंकि संभावना ये है कि राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी भी अगला इलेक्शन लड़ेंगी। तो 1 फैमिली 1 टिकट मैं नहीं समझता हूं कि गांधी परिवार पर लागू होगा, खासकर इसलिए कि उनकी जीतने की संभावना और कैंडिडेट्स के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो इस पे ज्यादा मैं समझता हूँ बहस की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई रूल्स या रेगुलेशन जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनाती है उसमें एक्सेप्शंस जरूर होती हैं, और खासकर जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसके लिए एक्सेप्शंस की जाती हैं। वैसे कांग्रेस के भीतर वैचारिक और संगठनात्मक बदलाव के प्रस्ताव और भी हैं। भारतीय राष्ट्रवाद पर जोर देने की बात है। साथ ही कहा गया है कि CWC की अनुमति से प्रदेश इकाइयों का अपना संविधान हो। SC/ST, अल्पसंख्यक, OBC और महिलाओं को 50% भागीदारी दी जाए। संगठन कार्यकाल की अवधि सीमित की जाए। फैसलों में संगठन के नीचे पायदान के विचारों को तरजीह मिले। चिंतन शिविर में कांग्रेस नव संकल्प लेने वाली है। मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नए सिरे से खुद को तैयार करना है। CWC में सोनिया गांधी ने आत्मचिंतन के साथ साथ आपसी एकता पर भी जोर दिया, लेकिन कांग्रेस में G23 जैसा असंतुष्टों का गुट भी है, जो अध्यक्ष पद के चुनाव से लेकर संगठनात्मक बदलाव पर अपनी सलाह एक चिट्ठी के माध्यम से दे चुका है। देखना है कि चिंतन शिविर में कांग्रेस की अंदरूनी खाई किस हद तक दूर हो पाती है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत चंदन ने आरोप लगाया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहस के दौरान उनकी टिप्पणियों को लेकर ABVP वालों ने उनके साथ बदसलूकी की। सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में ABVP के लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। आज ABVP के छात्रों ने और साथ ही साथ कुछ बाहर के तत्वों ने, जो यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं थे, उन्होंने आकर के माहौल को खराब किया। उन्होंने आपत्तिजनक नारे लगाए, गोली मारो के नारे लग रहे थे। बावजूद इसके जो पुलिस प्रशासन था और ट्यूटोरियल बोर्ड था, उसके सहयोग से हम लोगों ने बात भी की विद्यार्थियों के साथ। मैंने ये भी कहा कि आप पूरा वीडियो देखिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और अब बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में वो घिरे हुए हैं और चुनाव आयोग ने 10 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने को उन्हें कहा है। हेमंत सोरेन को अब 20 मई को अपना जवाब देना होगा। 20 मई तक हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा था। हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को लिखी अपनी चिट्ठी में समय बढ़ाने के लिए 3 कारणों का भी जिक्र किया था। उनका कहना था कि 2 मई को उन्हें नोटिस मिला है, 10 मई को जवाब देने को कहा गया है। इतने कम समय में अपना पक्ष सही तरीके से रखना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने मां की बीमारी का भी हवाला दिया। और इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष कुमार फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा ये पूरा मामला एक तो हमारे दर्शकों को समझाएं और साथ ही बताएं कि क्या मुश्किल में आ सकती है मुख्यमंत्री की कुर्सी।
देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी जहां तक है वो अभी फिलहाल इसलिए खतरे में नहीं दिख रही है क्योंकि अभी तक जेएमएम के द्वारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हों या चुनाव आयोग से जुड़े हुए जो लॉ ऑफिसर्स हों, उनसे जो ओपिनियन लिया गया है उसमें ये कहा गया है, जो उसके बारे में इसे काफी सर्कुलेट भी किया गया है जेएमएम के द्वारा, कि ये जो मामला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, खासकर जिस तरीके के आरोप और जिन आधार पर हेमंत सोरेन को नोटिस दिया गया है, ये मामला कम से कम 3 बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटल है। लेकिन इस मामले में चूंकि ओपिनियन राज्यपाल के द्वारा मांगा गया है, तो चुनाव आयोग जो भी हेमंत सोरेन का जवाब होगा वो फिर से राज्यपाल के पास देगा, और राज्यपाल जो है वो उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है केवल चुनाव आयोग के ऊपर ही निर्भर नहीं करता है, ये अल्टीमेटली जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये राज्यपाल के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि राज्यपाल ने ही चुनाव आयोग से इस मामले में ओपिनियन मांगा है। जहां तक कागजातों का सवाल है, तो चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से जो भी कागजात उनके पास थे उनको सर्टिफाई करवाया है, और अब चुनाव आयोग को हेमंत सोरेन के जवाब का इंतजार है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जेएमएम के लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि भले ही सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला रहा हो पूर्व में, लेकिन ये पूरा मामला राजनीतिक है, तो इसलिए पहले जो है उन्हें किसी न किसी आधार पर डिस्क्वालीफाई जरूर किया जाएगा, और अल्टीमेटली एक लंबा जो है लीगल मामला है, फिर से उनको न्यायालय के दरवाजे खटखटाने होंगे, इसलिए थोड़ा से उनके द्वारा समय की मांग की जा रही है या एक तरह से एक्सटेंशन मांगा जा रहा है। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर 10 दिन का वक्त और यहाँ पर दिया गया है, 10 दिन के अंदर जवाब देना होगा नोटिस का। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। पूरा मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से है। यहाँ हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। दंगों पर लगाम की कोशिश जारी है। वहां हालात संभालने के लिए देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। श्रीलंका में हालात लगातार खराब बने हुए हैं। लोग कल सड़कों पर निकल आए। कल वहां कई सांसदों के घरों को आग लगा दी गई, तो भीड़ से घिरने पर एक सांसद ने कल खुद को गोली मार ली थी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम कर रहे हैं पंजाब की खबर से। मोहाली के इंटेलिजेंस दफ्तर में हुए हमले में पंजाब पुलिस लगातार दबिश दे रही है, और सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पंजाब पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जिसने हमलावरों को हथियार और हमले से जुड़ी दूसरी चीजें मुहैया यहां पर करवाई थी। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे पंजाब पुलिस की देखा जा रहा है, क्योंकि जिसने हथियार मुहैया करवाए हैं उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम निशान सिंह बताया जा रहा है। निशान सिंह को यहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। उसको फरीदकोट से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पंजाब के अलग अलग इलाकों से 2 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पंजाब पुलिस जल्द ही पूरी साजिश का खुलासा करेगी। इंटेलिजेंस दफ्तर में सोमवार को हमला हुआ था ये हमला रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी रॉकेट चालित ग्रेनेड से हुआ, जिसके बाद इस हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, निशान सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने हथियार सप्लाई किए। अब कहीं ना कहीं एक ये उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले में और सुराग जो हैं इस व्यक्ति से पूछताछ के बाद हासिल हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें निशान सिंह को फरीदकोट से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2 से 3 लोग और ऐसे हैं जिनको डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस के मुताबिक जो निशान सिंह है उसने इस हमले के लिए लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराए थे, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस के मुताबिक वो सारे लोगों के नाम, उनकी पहचान मालूम चल गई है जो इस हमले के पीछे हैं। इसीलिए पुलिस ने पंजाब के अलग अलग इलाकों से कुछ और लोगों को राउंड अप किया है, जिनसे अभी पूछताछ चल रही है। ये जो हमला है अपने आप में यूनिक है, क्योंकि जिस तरह से हमला किया गया, एक रॉकेट का इस्तेमाल किया गया जिसमें ग्रेनेड लगा हुआ था। हालांकि हमला वहां पर हुआ जहां पर कमरा खाली था और केवल खिड़की और दीवार को नुकसान हुआ, लेकिन किसी को कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि दफ्तर में उस वक्त कोई था नहीं। लेकिन काफी दूर से ये टारगेट को फिक्स किया गया और काफी दूर से इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर में हमला किया गया। तो इस मामले में पंजाब पुलिस ने एक SIT बनाई थी। SIT इस पूरे मामले की जांच कर रही है और SIT ने ही
निशान सिंह को पकड़ा है, बाकी 2 लोग और पकड़े गए हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इसके पीछे और कितने लोग हैं, क्या इसके पीछे कोई टेररिस्ट संगठन है। लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी रही है पिछले कुछ दिनों में पंजाब में, खासतौर से करनाल से 4 लोग पकड़े गए जो कि खालिस्तान ग्रुप से जुड़े हुए थे। इसके पहले कई जगहों पर विस्फोटक बरामद हुए। उससे ऐसा लगता है कि ये सारे मामले अपने आप में एक हैं और जो ये हमला हुआ है इसके पीछे खालिस्तानी संगठन इन्वॉल्व हैं। साथ में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है उसका भी इसमें हाथ है। तो इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस बहुत जल्दी खुलासा करेगी, क्योंकि उसके हाथ सबसे इम्पोर्टेंट लीड मिल गई है और इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पंजाब पुलिस बहुत जल्दी खुलासा करेगी। जी बिल्कुल मुकेश, जिस तरह से आपने बताया एक के बाद एक कई कड़ियां जो हैं वो जुड़ती जा रही हैं और जब शुरुआत में ये हमला हुआ था तो इसे काफी हल्का हमला बताया गया था और इसे आतंकवादी हमले के तौर पर भी नहीं देखा जा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे नई नई चीजें इससे जुड़ी हुई सामने आ रही हैं तो माना जा रहा है कि इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। देखिए बिल्कुल, अगर हमले की प्लानिंग देखें आप तो उसमें RPG का इस्तेमाल किया गया। RPG आमतौर पर अफगानिस्तान में देखा गया है, लेकिन यहाँ इंडिया में इस तरह के अटैक नहीं हुए हैं कि जहाँ RPG का इस्तेमाल हुआ हो। तो काफी फुल प्रूफ प्लानिंग थी हमले की, काफी दूर से टारगेट फिक्स किया गया और फिर हमला किया गया। ये हमला एक तरह का संदेश देने की प्लानिंग थी कि जो खालिस्तानी ग्रुप हैं वो क्या कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें काफी जो टेररिस्ट संगठन है वो इसमें इन्वॉल्व हैं और अभी पंजाब पुलिस ने काफी सारे लोगों को राउंड अप किया है पंजाब से। कुछ लोग कहा जा रहा है कि अम्बाला से पकड़े गए हैं, लेकिन जो निशान सिंह है जो इसमें मुख्य एक्यूज है, खासतौर से उसने लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराए थे, उसके बाद पकड़े जाने से जो पूरा सिंडिकेट है वो बस्ट हो गया है और सभी जो आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली गई है और पंजाब पुलिस बहुत जल्दी इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी देगी। जी बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब 3 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। निशान सिंह नाम का जो व्यक्ति है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि उसी ने जो हमले में इस्तेमाल रॉकेट लॉन्चर था उसको उपलब्ध कराया था हमलावरों को और रॉकेट लॉन्चर जो है वो भी बरामद हुए। तो अब देखना होगा कि आगे किस तरह से पंजाब पुलिस इस पूरे मामले में और खुलासे करेगी। तो पंजाब में जिस इंटेलिजेंस दफ्तर में मोहाली के पास यहाँ पे जहां पर ये धमाका हुआ है उसके आसपास पूरा रिहायशी इलाका है और हम जानते हैं कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, संवेदनशील राज्य इसे माना जाता है और इस तरह के हमले जो हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि इस मामले में जरा भी कोताही नहीं बरती जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी ताकि एक संदेश पहुंचे इस तरह के हमला करने वालों पर। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की एक विस्तृत रिपोर्ट। मोहाली में पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा के 3रे मंजिल के दफ्तर की टूटी हुई खिड़कियां। हमले में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के इस्तेमाल ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल आतंकवादी करते हैं। ये आया कहां से? पाकिस्तान या यूं कहें अफगानिस्तान, जहां दशकों से तालिबान इसका इस्तेमाल कर रहा है। जिन्हें भी पंजाब का माहौल को खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शा नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। पंजाब सरकार ने शुरू में इसके पीछे आतंकवादी हरकत के शक को गलत ठहरा दिया था। प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो TNT लग रहा है और हम इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व करें। करनाल में IED के साथ 4 संदिग्धों के पकड़े जाने के महज 3 दिन बाद और चंडीगढ़ की बुरैल जेल में एक एक्सप्लोसिव डिवाइस मिलने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद ये घटना हुई है। पिछले 6 महीनों में राज्य में इसी तरह के 3 हमले पुलिस और सेना से जुड़े संस्थानों पर हुए हैं। पिछले साल 7 नवंबर को नवा शहर में एक थाने पर ग्रेनेड फेंका गया। 21 नवंबर को पठानकोट में छावनी के पास बाइक पर बैठे लोगों ने एक ग्रेनेड फेंका और इस साल 9 मार्च को नूरपुर बेदी नंगल रोड पर रोपड़ में एक पुलिस चौकी पर हमला किया गया। तीनों ही हमलों में कोई जख्मी नहीं हुआ। हमले ने राजनीतिक तौर पर हलचल मचा दी है। विपक्ष के नेता आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और पंजाब में कानून व्यवस्था की हालात बिगड़ने के आरोप लगा रहे हैं। I urge the Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji. गृह मंत्री अमित शाह से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों को शामिल करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार इस मामले को संभालने में सक्षम नहीं है और ना उसका
ऐसा कोई इरादा है। This matter seriously. पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि सरहद के उस पार से पंजाब में नशे, हथियार और आतंकवादियों को किसी न किसी तरह से भेजकर यहाँ का माहौल खराब किया जा सके। पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने भी कई बार उनकी इस कोशिशों को नाकाम भी किया है। लेकिन पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर पर RPG द्वारा हमला करवाना कहीं न कहीं राज्य की पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मोहाली से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह से जुड़े कानून के सिलसिले में सरकार से पूछा है कि जब तक सरकार ब्रिटिश दौर से चले आ रहे इस कानून की समीक्षा कर रही है, तब तक क्या इस कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार को आज तक का वक्त दिया गया है जिस पर अब उन्हें जवाब देना है। इससे पहले सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसने इस कानून की समीक्षा का फैसला किया है। अपने रुख से बदली थी सरकार। सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह से जुड़ी IPC की धारा 124A की वैधता को चुनौती देने से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार इस कानून के दुरुपयोग को लेकर चिंता भी जाहिर कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ राजद्रोह के कानून के तहत केस दायर किया गया है या भविष्य में किया जा सकता है, क्या उनके हितों को देखते हुए समीक्षा पूरी होने तक इस कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। अब आज कोर्ट में सरकार का रुख देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को सही माना है और कोर्ट से कानून के मुताबिक सजा देने की मांग की है। NIA कोर्ट अब यासीन मलिक की सजा पर 19 मई को सुनवाई करेगा। यासीन मलिक पर गैर कानूनी गतिविधि, देश के खिलाफ युद्ध और आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोप लगाए गए हैं। आतंकवाद से जुड़ा यह मामला 2017 का है। वहीं इस मामले में यासीन मलिक के अलावा हाफिज सईद, शब्बीर शाह, मशर्रत आलम, फारूक अहमद, डार उर्फ बिट्टा कराटे, मोहम्मद यूसुफ शाह सहित कई और कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि यह आग सुबह लगी है। इमारत को फिलहाल खाली कराया जा रहा है और इमारत में कई महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर भी हैं, कई मंत्रालय जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। आग लगने के कारणों की फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं तमाम वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, और वहाँ से लोगों को बाहर भी निकाल लिया गया। ये खबर भी आ रही है फिलहाल। लेकिन जब आग लगने की सूचना मिली तो सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर दौड़े दौड़े पहुंचे और फिलहाल जो खबर मिल रही है विश्वेश्वरैया भवन की तीसरी मंजिल पर आग लगने की जानकारी सामने आ रही है और जल्द से जल्द यहाँ से लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला है जो उस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे जिस वक्त यहाँ आग लगी थी। यहाँ पर आपको बता दें कि लघु जल संसाधन, ग्रामीण कार्य और योजना विभाग के कार्यालय हैं यहाँ पर और इंजीनियरिंग विभागों के कार्यालय भी यहाँ से संचालित होते हैं। ऐसे में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी यहाँ पर हैं, तो कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर आज कोर्ट का फैसला आ सकता है। इससे पहले कल ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में 2 घंटे तक बहस हुई है। उससे पहले मस्जिद और बैरिकेटिंग के अंदर कर सर्वे करने के लिए जो हिंदू पक्ष है उसकी नई याचिका पर भी सुनवाई हुई है। उसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। आज इस पर आगे की सुनवाई जारी रहेगी, जिसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। कल इस मुद्दे पर क्या कुछ कोर्ट के अंदर हुआ, इस पर हिंदू पक्ष के वकील से बातचीत की हमारे संवाददाता अजय सिंह ने। दो था, एक तो कोर्ट कमीशन वाला अर्जी थी और दूसरा आपने एक फ्रेश अपील दाखिल की थी जिसमें कि अंदर नहीं प्रार्थना पत्र आपने दाखिल किया था कि अंदर जाकर के हमको बैरिकेटिंग के अंदर जाने के दिया जाए। तो क्या हुआ पूरा सुनवाई? पहले उन्होंने जो अपील कमिश्नर चेंज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था उस पर मेरी आपत्ति कल ही थी। उन्होंने प्रति आपत्ति के लिए समय मांगा था, प्रति आपत्ति आज दिया। न्यायालय द्वारा पहले उस पर सुना गया, उसके बाद मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि दौरान कमीशन मुझे बैरिकेटिंग के अंदर नहीं जाने दिया गया और ताखाना की चाबी नहीं बताई गई, कहाँ है कैसे है इसके सुनिश्चित कराया जाए और उसको हमको कमीशन करवाई जाए। तो और कमिश्नर चेंज करने वाले प्रार्थना पत्र में प्रतिपक्षी संख्या 4 ने यह भी
प्रेयर किया था माननीय न्यायालय से कि न्यायालय स्वतः चलकर मौके पर कमीशन कार्रवाई करावे। इस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं थी, सहज स्वीकार था, उभय पक्ष को स्वीकार था। और दौरान बहस हम लोगों ने न्यायालय से बार बार अनुरोध किए। न्यायालय द्वारा मौखिक यह भी कहा गया कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम मौके पर चल के कमीशन कार्रवाई करवाएंगे। तो मतलब इसकी सुनवाई अब कल होगी? सुनवाई कल होगी, आदेश कल होगा। तो और जो ये जो प्रति उत्पत्ति में उन्होंने अपने जो आपत्ति लगाई, उस जो उत्तर दिया उसमें क्या कहा? इस पर कोर्ट द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया। कहा गया दोनों आदेश एक साथ किया जाएगा, कल ही किया जाएगा। कल ही किया जाएगा। तो अभी चाहे कोर्ट कमिश्नर का मामला हो या जो भी हो, उसमें जो भी चीज होगा वो कल होगा। हाँ, आदेश किसी में नहीं आया है, उन्होंने बहस सुन लिया है, कल फिर बहस सुनेंगे वो हमारे ब्रैकेटिंग वाले मुद्दे पर। पक्षीय संख्या 4 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस पर आपत्ति आ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया है कि मुझे स्पष्ट आदेश किया जाए और स्पष्ट आदेश का मैं अनुपालन करूंगा। मुझे आदेश का अनुपालन कराने में कोई दिक्कत नहीं, मैं सक्षम हूँ। अराजी संख्या को लेकर भी कुछ विवाद? साधारण कमीशन में अराजी नंबर का कोई महत्व नहीं होता है, वह विवादित स्थल देखा जाता है। वो जबरदस्ती का मामला लगा, फिर होता है, लटकाने का बात चलती है। तो आप देख रहे थे कि जिस तरीके से जो आज जो है वो 2 घंटे की लंबी एक जो बहस हुई है, उसके बाद कल के लिए वक्त है। सुनवाई अभी कल भी होगी और उसके बाद कोई निर्णय होगा। दोनों पक्ष का लोगों ने सुना है और जो मस्जिद पक्ष के जो वकील थे उनको 1 हफ्ते का समय उन्होंने वो मांग रहे थे, तो अदालत 1 हफ्ते का समय तो उन्हें नहीं दिया, लेकिन कल के लिए उन्हें वक्त दिया है कि कल वो अपनी बात रखें। जो एक फ्रेश एप्लीकेशन डाली गई है उस पर, और एडवोकेट कमीशन पर भी वो बात करेंगे। तो इस तरीके की बहुत सी बातें हुई हैं। अब कल इसमें क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने 20 साल पुराने कानून को लागू करने का फैसला किया है। ये कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तब की SM कृष्णा की कांग्रेस सरकार ने बनाया था। अब इस दौरान विशेष हालात में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। निहाल किदवई की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्य सचिव का आदेश है कि ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए बनाए गए 2 दशक पुराने कानून को 15 दिनों के अंदर अमली जामा पहनाया जाए। इस आदेश में साफ लिखा है कि 13 अगस्त 2002 के सरकार के आदेश का सख्ती से पालन हो। इसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक तौर पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक होगी। इस दौरान विशेष हालात में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। दिन के समय जिन्हें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना है वो इसका लाइसेंस 15 दिनों के अंदर ले लें, नहीं तो लाउड स्पीकर हटाना होगा। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर स्थानीय प्रशासन समिति बनाए। कर्नाटक में भी लाउड स्पीकर विवाद बढ़ता जा रहा है। विरोध के तरीकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये जो समाज का बंटवारा करना चाहते हैं, जैसे शरीफा मैडम ने बोला, हिंदू मुस्लिम, एक दिन हिजाब, एक दिन आसान, एक दिन हलाल, एक दिन और कुछ, तो इससे आप आर्थिक स्थिति देखिए, समाज को साथ ले जाइए। अगर कुछ 2 समुदाय के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो तो बातचीत से, ध्यान से या गुंडागिरी से, धमकी से कैसे चलेगा? कानून मंदिर मस्जिद के साथ साथ सभी दूसरे धार्मिक स्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। अजान के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ है। मैं सबसे अपील करता हूं कि आपसी सौहार्द बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह लागू करना है उस बारे में हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा है। अदालत के आदेश के बाद कर्नाटक सरकार ने नियम तय किए थे ताकि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में रखा जा सके। कानून पुराना है लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने का फैसला किया गया है। मुहिम मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाने के लिए छेड़ी गई थी, लेकिन इसकी जद में मंदिर और गिरजाघर भी आ गए। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी हमारे देश में मुद्दे तो कई हैं, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियां और हमारी सरकारें जो हैं इन मुद्दों से ध्यान भटकाने पर ही लगी हुई हैं। अभी आपने लाउडस्पीकर वाली खबर देखी, अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली की सड़कों के नाम बदलने की सियासत अब शुरू हो गई है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के मुताबिक मुस्लिम शासकों के नाम वाली सड़कों के नाम अब बदल दिए जाने चाहिए। दिल्ली बीजेपी के प्रमुख आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी को चिट्ठी लिखकर तुगलक रोड, अकबर रोड, औरंगजेब लेन, हुमायूं रोड और शाहजहां रोड के नाम बदले जाने की मांग की है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट।
ये अकबर रोड है, ताकतवर लोगों की दिल्ली का हिस्सा। यहां वो लोग रहते हैं जो देश चलाते हैं। बीजेपी चाहती है कि ये अकबर रोड ना रहे, महाराणा प्रताप रोड बन जाए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नई दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखकर दिल्ली की 5 सड़कों का नाम बदलने की मांग की है। बीजेपी के मुताबिक ये सड़कें गुलामी का प्रतीक हैं। बीजेपी का सुझाव है कि तुगलक रोड का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह मार्ग, अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड, औरंगजेब लेन का नाम बदलकर अब्दुल कलाम लेन, हुमायूं रोड का नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि रोड, शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन सिंह रावत रोड रख दिया जाना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो लुटियन जोन है, वहां की सड़कों के नाम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखे, और यही नहीं, दिल्ली के जिन 40 गांव के नाम जो विदेशी आक्रांताओं के समय वो नाम बदले गए, उसकी आवाज भी हमने उठाई है, और उन नामों में एक गांव का नाम भी परिवर्तन जनता ने किया है। मगर आदेश गुप्ता ने इस पत्र को लिखने से पहले सही से जांच पड़ताल नहीं की। उन्होंने एक बड़ी गलती करते हुए पत्र में लिखा कि देश गुरु गोविंद सिंह का 400वां प्रकाश वर्ष मना रहा है, जो गलत है। देश इस साल गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव मना रहा है। इस गलती पर आदेश गुप्ता को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होना पड़ा। बाद में इस गलती को सुधारा गया। बीजेपी चाहती है कि इस शाहजहां रोड का नाम भी बदला जाए। ये वही शाहजहां हैं जिन्होंने ताजमहल बनाया, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, और करोड़ों लोग विदेशों से यहाँ पर हर साल उस ताजमहल को देखने आते हैं। और न्यू इंडिया में इस तरीके की बातें हो रही हैं कि नाम बदल दिए जाएं। न्यू इंडिया में बातें होनी चाहिए कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले, सड़क, बिजली, पानी की बात कैसे हुए। भारत विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और यहाँ पर सड़कों के नाम बदलने की सियासत में दिल्ली की बीजेपी व्यस्त है। सहयोगी आजम के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। श्रीलंका की बात करते हैं, जहां पर हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और अब बेहद नाजुक हो गए हैं। दंगों पर लगाम लगाने की कोशिशें की जा रही हैं और अब हालात संभालने के लिए देखते ही गोली मारने तक के आदेश दिए गए हैं। श्रीलंका में जिस तरह की स्थिति हो रही है, लोग कल सड़कों पर निकल आए थे। कल वहां पर कई सांसदों के घरों को आग लगा दी गई, तो भीड़ से घिरने पर एक सांसद ने कल खुद को गोली भी मार ली थी। हमारी सहयोगी श्रीजा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मालवड़ा बाहरी कोलंबो, बासिल राजपक्षे का बंगला आग की भेंट चढ़ गया। कैंडी, श्रीलंका, पूर्व मंत्री केहलिया रामबुकवेला के घर को भी आग लगा दी गई। हम्बनटोटा, श्रीलंका, राजपक्षे परिवार का घर जला दिया गया। श्रीलंका में सरकार से नाराज प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस तरह दिख रहा है। जगह जगह ये आगजनी अब आम हो गई है। सोमवार तक 40 से ज्यादा मंत्रियों, सांसदों और सरकारी संस्थानों के सदस्यों के घरों को आग लगा चुके प्रदर्शनकारी अब भी थम नहीं रहे। प्रदर्शनकारियों के हमले के डर से पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अपने परिवार के साथ एक हेलीकॉप्टर के जरिए कोलंबो पुलिस पार्क ग्राउंड से निकल गए। उन्होंने कोलंबो से करीब 270 किलोमीटर दूर त्रिंकोमाली के नौसेना बेस में शरण ली है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने नौसेना के इस ठिकाने को भी घेर लिया। इसके कुछ ही देर बाद प्रदर्शनकारियों ने बाहरी कोलंबा के मालवड़ा में पूर्व मंत्री बासिल राजपक्षे के बंगले को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने पहले कंपाउंड में पत्थरबाजी की और फिर गेट को तोड़कर इमारत में आग लगा दी। श्रीलंका में जारी इन प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पश्चिमी प्रांत के इंचार्ज सीनियर डीआईजी देशबंधु तेनाकून पर भी हमला किया। वो ये जानना चाहते थे कि प्रदर्शनकारियों पर हमले का आदेश किसने दिया। इस बीच श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर कोई दूसरों को या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। इस आदेश के बाद स्थिति और खराब हो सकती है। कोलंबो से शीजा एमएस की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, आपको चुनना है अपनी पसंद की खबर। पहली खबर मोहाली हमले से जुड़ी हुई है, जिसमें हमलावरों की मदद करने वाला जो मददगार था वो पकड़ा गया है और अब उम्मीद की जा रही है कि और राज खुलेंगे और लोग भी गिरफ्त में आएंगे। दूसरी खबर राजद्रोह कानून पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवाल हैं, उसे तुरंत ही खत्म करने की बात भी की जा रही है। तीसरी खबर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर आज कोर्ट से फैसला आना संभव माना जा रहा है। चौथी खबर दिल्ली में अब राजधानी में सड़कों के नाम पर सियासत हो गई है। बीजेपी कई सड़कों के नाम बदलना चाहती है। और
5वीं खबर श्रीलंका से। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए श्रीलंका में, क्योंकि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी काबू से बाहर इस वक्त चल रहे हैं। आपको करना ही है, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है और उस खबर को चुनना है जिसे आप विस्तार से देखना चाहते हैं।